हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं आज केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक जो है स्पेक्ट्रम का अध्ययन। कल हमने इससे पहले क्या देखा है, तरंगों का सिद्धांत, विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण का या द्रव्य का तरंग का सिद्धांत। तरंग के सिद्धांत से कुछ शब्दों का व्याख्या नहीं कर पाए थे, तो वहां पर हमने देखा मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। अब आज देखेंगे हम स्पेक्ट्रम का अध्ययन। तो पिछला थोड़ा चर्चा करते हैं। मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत में क्या कहा गया था कि द्रव्य तरंगे जो है एक कंटिन्यूअस नहीं, छोटे छोटे जो फोटॉन जो है धातुओं पर जो पड़ता है वो छोटे छोटे बंडल या पैकेटों के रूप में होता है, जिसको उन्होंने क्वांटा कहा। उनका एक निश्चित ऊर्जा होता है और एक निश्चित ऊर्जा उस धातु को जब तक नहीं मिलता है, उस ऊर्जा से ऊपर अगर वो ऊर्जा नहीं पाता है तो वो जो है धातु सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं करता है। तो अब जब अलग अलग परमाणुओं का स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया गया केमिस्ट्री में, जब अलग अलग परमाणुओं के स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि अलग अलग परमाणु का जो स्पेक्ट्रम है वो अलग अलग होता है। तो कैसे अलग अलग होता है, इसी के बारे में आज अध्ययन करेंगे। जो हम समझ लेते हैं पहला स्पेक्ट्रम का जो अलग अलग प्रकार है। तो सबसे पहले समझते हैं स्पेक्ट्रम प्राप्त कैसे होते हैं और ये अलग अलग स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त करेंगे हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम जो है विभिन्न तरंगदैर्घ्य आवृत्ति के विकिरण को उत्सर्जित करते हैं। इन विकिरणों को जब किसी प्लेट पर अध्ययन किया जाता है स्पेक्ट्रोग्राफ के द्वारा या टेलीस्कोप के द्वारा, तो इनमें अलग अलग स्पेक्ट्रम बैंड्स प्राप्त होते हैं। इन बैंड्स को फिर अलग अलग भाग में डिवाइड किया गया है। तो स्पेक्ट्रम को मुख्य रूप से दो भाग में डिवाइड किया गया है। स्पेक्ट्रम को मुख्य रूप से दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है अवशोषण स्पेक्ट्रम। एक होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम, यहां पर जो ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है ये फिर से दो भाग में डिवाइडेड हुआ है। तो कौन कौन से भाग में डिवाइडेड हुआ है, तो एक होता है सतत स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है रैखिक स्पेक्ट्रम। रैखिक स्पेक्ट्रम। अब हम बारी बारी से इनमें से प्रत्येक का अध्ययन करेंगे इनके इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू कि ये क्या होते हैं। तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का हम पहला प्रकार देख लेते हैं, सतत स्पेक्ट्रम। तो सतत स्पेक्ट्रम को देखने के लिए यहाँ पर देखिए एक इंस्ट्रूमेंट है, ये है लाइट सोर्स। कोई भी लाइट सोर्स ले सकते हैं, सूर्य का प्रकाश या किसी गर्म तत्व से निकलने वाली लाइट को भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक बल्ब लिया है। अब इस बल्ब के यहाँ पर जो ये फिलामेंट है, यहाँ से ये जब लाइट सोर्स उत्पन्न हो रहा है तो इस लाइट सोर्स को जब एक स्लिट से गुजारा जाता है, स्लिट से गुजारने के बाद उसको प्रिज्म में भेजा जाता है और प्रिज्म में भेजने के बाद वो जो है बिखर करके ये जो है विवर्तन हो करके ये जो है पूरी तरह से बिखर करके लाइट जो है जब इसको एक स्क्रीन पर प्राप्त किया जाता है, एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो ये 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है। और यही जो स्पेक्ट्रम कहलाता है ये कहलाता है सतत स्पेक्ट्रम। सतत स्पेक्ट्रम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इनका जो मिलने का जो क्रम है वो एक के बाद एक, एक के ऊपर एक चढ़े हुए होते हैं। एक तो कंटिन्यूअस होते हैं, लगातार एक साथ मिलते हैं, और एक के ऊपर एक चढ़े हुए होते हैं। जैसे एक के ऊपर ये है, इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये है, इस प्रकार से ये एक के ऊपर एक चढ़े हुए होते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है सतत स्पेक्ट्रम। सतत स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल हम कहाँ पर देखते हैं, तो बारिश के दिनों में जब पानी की बूंदें आसमान में होती हैं, वाष्प या पानी की बूंदों के रूप में, और जब सूर्य का लाइट जो है आता है तो वो सूर्य की लाइट को 7 रंगों में बिखेर देता है, अर्थात इंद्रधनुष का बनना। तो इंद्रधनुष का बनना क्या है, तो हमारा ये
स्पेक्ट्रम का अध्ययन है। एक प्रकार से ये सतत स्पेक्ट्रम है। वहां पर हमें 7 रंग देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से रंग होते हैं देखिए, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये इस प्रकार से 7 रंग हमें प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार से जो स्पेक्ट्रम उत्पन्न हो रहा है प्रिज्म से गुजारने पर, एक स्लिट से किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को प्रिज्म से गुजारने पर स्क्रीन पर स्पेक्ट्रोग्राफ या उसको हम अध्ययन करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप के द्वारा, तो हमें ये 7 रंग प्राप्त होते हैं स्क्रीन पर। और इनको कहा जाता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का सतत स्पेक्ट्रम। एग्जाम्पल क्या है आपका, तो इंद्रधनुष का बनना, बरसात के दिनों में इंद्रधनुष का बनना। अब यहाँ पर समझते हैं ये जो है रंगीन स्पेक्ट्रम प्राप्त हुए हैं स्क्रीन पर। अब दूसरा समझते हैं रैखिक स्पेक्ट्रम को। पहला है सतत स्पेक्ट्रम और दूसरा है रैखिक स्पेक्ट्रम। तो रैखिक स्पेक्ट्रम को अब देखते हैं। यहाँ पर उसके लाइट सोर्स में थोड़ा सा अंतर है। जैसे यहाँ पर हमने बल्ब लिया था, कोई भी लाइट सोर्स, व्हाइट लाइट का सोर्स के रूप में, तो यहाँ पर हम जो है कोई गैस लेते हैं, या मान लीजिए NaCl का कोई विलयन लेते हैं। चलिए यहाँ पर एक गैस ही ले लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, एक गैस को निम्न दाब पर एक विसर्ग नलिका में भर लेंगे और जब उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज विद्युत प्रवाहित किया जाएगा, जब विद्युत प्रवाहित किया जाएगा तो वहां से कुछ प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो ये जो प्रकाश है उसको जब स्लिट से हो करके फिर से प्रिज्म में से गुजारते हैं, प्रिज्म में से गुजारते हैं, तो वहां पर हमें 7 रंग प्राप्त नहीं होता है। हमें प्राप्त होते हैं केवल 2-3 वहां पर बैंड या स्पेक्ट्रम, जिन बैंड को हम अलग अलग लाइन के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है। ये जो है दोनों 2 स्पेक्ट्रम के बीच में कुछ डिस्टेंस है, 2 स्पेक्ट्रम के बीच में कुछ डिस्टेंस है। अर्थात ये कह सकते हैं कि 2 स्पेक्ट्रम जो है एक दूसरे से, और ये जो डिस्टेंस है ये जो है काले काले हैं, ब्लैकेड हैं। तो ये जो डिस्टेंस है एक दूसरे से डिफरेंशिएटेड है और काले लाइन से विभेदित किए गए हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए ये 589 नैनोमीटर पर और ये 589.6 नैनोमीटर पर 2 प्रकार का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो ये 2 स्पेक्ट्रम यहाँ पर देखते हैं कि दोनों के बीच में हमें एक ब्लैक लाइन नजर आएगा, काला लाइन नजर आएगा। और ये इस प्रकार, और ये जो स्पेक्ट्रम है ये दोनों रंगीन होंगे। यहाँ पर जो रैखिक स्पेक्ट्रम जो है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम से डिफरेंशिएट है, अलग है। क्यों? क्योंकि हमने वहां पर व्हाइट लाइट का सोर्स जो है एक बल्ब ले सकते हैं, सूर्य का प्रकाश ले सकते हैं। यहाँ पर हम जब किसी पदार्थ को निम्न दाब पर या किसी गैस को निम्न दाब पर रख करके जब उससे लाइट उत्सर्जित करवा रहे हैं, तो जो लाइट होगा उस पदार्थ के गुण के ऊपर निर्भर करेगा पूरी तरह से। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन गैस के ऊपर निर्भर करेगा, हाइड्रोजन के रासायनिक और भौतिक गुण पर निर्भर करेगा। अगर यहाँ पर NaCl का कोई विलयन ले लेते हैं, विद्युत अपघट्य ले लेते हैं, तो विद्युत अपघट्य के गुणों पर वो निर्भर करेगा। इस प्रकार से ये जो है जो पदार्थ लिया जाता है उसके आधार पर यहाँ पर स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इसलिए इसको एक और नाम से जाना जाता है रैखिक स्पेक्ट्रम को, और वो नाम है परमाणविक स्पेक्ट्रम। और इसका जो उपयोग है परमाणविक स्पेक्ट्रम का, इसका जो उपयोग है किया जाता है 2 तत्वों को पहचानने में, जिनको एक अलग नाम दिया गया है फिंगरप्रिंट्स। 2 तत्वों का, चूंकि प्रत्येक तत्व का अलग अलग स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, इसीलिए इसका उपयोग जो है फिंगरप्रिंट्स के रूप में 2 तत्वों को पहचानने के लिए किया जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा, ज्यादा अंतर नहीं है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और रैखिक स्पेक्ट्रम में। वहां पर जो है कंटिन्यूअसली लगातार एक के ऊपर एक जो है 7 रंग के बैंड जो है हमें प्राप्त हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो है जब किसी पदार्थ विशेष को लेकर के उसमें विद्युत विसर्ग से विद्युत डिस्चार्ज कराया गया, तो क्या हुआ, वहां से कुछ लाइट को जब स्लिट से गुजार करके किसी पर्दे पर प्राप्त किया गया है, तो जो लाइट प्राप्त हुआ है और उसका जो वहां पर स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ है रंगीन स्पेक्ट्रम, तो उन 2 रंगीन स्पेक्ट्रम के बीच एक काला उसको रंग जो है डिफरेंशिएट करता है, काला रंग उसको क्या करता है, विभेदित करता है, अंतर करता है। और यहाँ पर क्या अंतर है, तो ये जो है स्पेक्ट्रम
परमाणुओं के ऊपर निर्भर करता है। जो परमाणु या फिर गैस जो हमने लिया है, इसीलिए इसको एक और नाम से जाना गया। तो क्या नाम है इसका? रैखिक स्पेक्ट्रम को परमाणविक स्पेक्ट्रम, परमाणविक स्पेक्ट्रम। अब परमाणविक स्पेक्ट्रम का यहाँ पर उपयोग भी देख लिए कि फिंगरप्रिंट्स में दो तत्वों के अलग करने में, दो तत्वों को पहचान करने में इसका उपयोग किया जाता है। अब चलिए देखते हैं इसमें तीसरा जो है अवशोषण स्पेक्ट्रम, ये दूसरा है। ये तो दोनों तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के ही प्रकार हैं, ए और बी, और दूसरा है अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो अवशोषण स्पेक्ट्रम में भी ज्यादा अंतर नहीं है। अब अंतर कहां पर है अवशोषण स्पेक्ट्रम में? तो देखिए अब इसका डायग्राम बना लेते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम का। यहाँ पर क्या अंतर है अवशोषण स्पेक्ट्रम में? तो अवशोषण स्पेक्ट्रम में एक लाइट का सोर्स लेते हैं, मान लीजिए ये सनलाइट ही है। यहाँ पर इस प्रकार से एक लाइट का सोर्स है सनलाइट। अब सनलाइट से लाइट जो है गुजर करके फिर से स्लिट भी यहाँ पर रहेगा। स्लिट का काम है मोनोक्रोमेटिक लाइट प्राप्त करने का, ताकि कोई एक लाइट जो है स्पेशली वहां से गुजरे जिसमें से हम उसको गुजारना चाहते हैं। और ये लाइट जो है जब ये यहाँ पर NaCl का सॉल्यूशन यहाँ पर भर लेते हैं, NaCl का विलयन, और इस विलयन से गुजार करके इस लाइट को फिर प्रिज्म से गुजारते हैं। तो प्रिज्म से गुजारने के बाद जब उसको, ये इस प्रकार का पर्दा है, इस पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो ये जो है दो स्पेक्ट्रम यहां पर भी हमें प्राप्त होते हैं। थोड़ा सा इसमें अंतर है, देख लीजिए। इस प्रकार से अब यहां पर इसको समझते हैं कि ये जो है स्पेशली ये है फोटोग्राफिक प्लेट, जैसा हर स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए लगाया गया है। ये NaCl का विलयन, ये है लाइट सोर्स स्रोत, और ये है स्लिट। तो अब यहां पर देखिए रैखिक स्पेक्ट्रम और यहां पर अवशोषण स्पेक्ट्रम में क्या होता है। जब किसी लाइट सोर्स से जो लाइट उत्पन्न हो रही है, व्हाइट लाइट, इस व्हाइट लाइट को जब स्लिट से होकर किसी सॉल्यूशन से कोई विलयन या कोई भी दूसरा तत्व का वाष्प अवस्था, चाहे वो वाष्प अवस्था में हो या विलयन अवस्था में हो, यहां से जब इस लाइट को गुजारा जाता है और प्रिज्म से जब ये लाइट विलयन से निकल करके प्रिज्म में जाती है और प्रिज्म से वो डिफरेंशिएट अलग अलग हो जाती है, विवर्तित हो जाती है, और जब उसको फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त किया जाता है, तो फोटोग्राफिक प्लेट पर जब प्राप्त किया जाता है तो इस प्रकार से दो बैंड हमें प्राप्त होते हैं, जो बैंड रंगीन नहीं होते हैं। जैसे हमने उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और रैखिक स्पेक्ट्रम में रंगीन बैंड प्राप्त किए थे, लेकिन अब ये यहाँ पर रंगीन बैंड नहीं है, ये जो है काले काले हैं, और काले काले हैं, और इन दोनों के बीच जो ये गैप है, ये जो है अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है। यही जो है अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो अवशोषण स्पेक्ट्रम क्यों कहलाता है? ये जो दो बैंड हुए हैं, प्राप्त हुए हैं, उन दोनों के बीच का, क्योंकि जब यहाँ लाइट सोर्स को गुजारा गया तो कुछ लाइट जो है इस विलयन के द्वारा अवशोषित कर लिया गया, और जो लाइट वहां पर अवशोषित कर लिया गया विलयन के द्वारा, वही लाइट जो है यहाँ पर पर्दे पर हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, और जो लाइट जो है यहाँ से गुजर रहा है उसका जो है स्पेक्ट्रम ये हमें प्राप्त हो रहा है, लेकिन जहां पर अवशोषित हो गया है लाइट, वहां पर का स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त
नहीं हो रहा है और इसी को हम बोलते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम। इसका एग्जाम्पल है NaCl का जब हम रैखिक स्पेक्ट्रम या उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं तो ये जो है दो पीला स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, ये पीला बैंड प्राप्त होता है। ये जो है जब हम इसका पीली रेखाएं प्राप्त होती है कह सकते हैं। लेकिन वही जब NaCl का जब अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं तो वहां पर काले काले ये अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। दो स्पेक्ट्रम के बीच में काला काला जो गैप है जहां से विलयन से जो लाइट जो है गुजरा है तो लाइट जो है वहां से अवशोषित हो गया है, उसका काला काला जो है धब्बा प्राप्त होता है, काला अंतराल प्राप्त होता है, तो इसको कहा जाता है अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो इस प्रकार से रैखिक स्पेक्ट्रम के बारे में हम यहाँ पर स्पेशली अध्ययन करेंगे। क्यों? क्योंकि हम परमाणु के बारे में पढ़ रहे हैं और परमाणु में हमने क्या देखा है रैखिक स्पेक्ट्रम का कि रैखिक स्पेक्ट्रम जो है किसी परमाणु विशेष का स्पेक्ट्रम है। जैसे अगर वहां पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में हाइड्रोजन लेते हैं तो वो हाइड्रोजन के अनुसार उसका स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। वहीं अगर हम NaCl लेते हैं, NaCl का विद्युत अवघट्य लेते हैं तो NaCl के विद्युत अवघट्य के अनुसार ये हमें प्राप्त होता है स्पेक्ट्रम जो है। अर्थात ये डिपेंड करता है कि वहां पर पदार्थ कौन सा लिया है, इसीलिए उसको एक और नाम से जाना गया है और वो नाम है परमाणविक स्पेक्ट्रम, जिसका उपयोग जो है दो तत्वों को अलग करने में किया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन का परमाणविक स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन का परमाणविक स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन के परमाणविक स्पेक्ट्रम का जब साइंटिस्टों ने अध्ययन किया स्पेक्ट्रोस्कोप में, जब उसको देखा, अब इसको कैसे देखा तो हमने रैखिक स्पेक्ट्रम प्राप्त किया। तो रैखिक स्पेक्ट्रम में क्या करते हैं, एक विशाल नलिका में निम्न दाब पर हाइड्रोजन गैस ले लेंगे, निम्न दाब पर हाइड्रोजन गैस लेंगे और विद्युत प्रवाहित करेंगे तो वहां पर कुछ प्रकाश उत्सर्जित होगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकल रहेगा और कुछ प्रकाश उत्सर्जित होगा। तो जब प्रकाश उत्सर्जित होगा और उस प्रकाश को स्लिट से गुजार करके एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, स्लिट और प्रिज्म से गुजार करके जब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है तो वहां पर हमें अलग अलग क्षेत्र में कहने का मतलब है कि पराबैंगनी क्षेत्र में, दृश्य क्षेत्र में, अवरक्त क्षेत्र में जो है इसके बारे में हम पहले पढ़े हुए हैं कि अलग अलग क्षेत्र बनते हैं जिनको हमने पहले भी देखा हुआ है, दृश्य क्षेत्र, अवरक्त क्षेत्र। तो अलग अलग क्षेत्र में हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। इन्हीं हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रमों को क्या कहा गया है, हाइड्रोजन का परमाणविक स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन के परमाणविक स्पेक्ट्रम जो है ये 4-5 प्रकार के होते हैं, जिनमें ये जो है देखते हैं कौन कौन सा प्राप्त होता है। तो 5 प्रकार है। जिसमें पहला आपका हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है लाइमन श्रृंखला, दूसरा प्राप्त होता है बामर श्रृंखला, लाइमन, बामर, पास्चन, और 2 और प्राप्त होते हैं हाइड्रोजन में, वो है ब्रैकेट श्रृंखला और फुंड श्रृंखला। फुंड श्रृंखला, और ये जो है अलग अलग क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। अभी बताया गया कि कौन कौन अलग अलग क्षेत्र में प्राप्त होते हैं और इनका जो नामकरण है, जिन्होंने इनको खोजा है उन्हीं के आधार पर इनका नामकरण किया गया। जैसे लाइमन ने हाइड्रोजन में लाइमन श्रृंखला देखा तो उसको लाइमन श्रृंखला नाम दे दिया गया, बामर के नाम पर बामर श्रृंखला, पास्चन के नाम पर पास्चन श्रृंखला, ब्रैकेट के नाम पर ब्रैकेट श्रृंखला, फुंड के नाम पर फुंड श्रृंखला, और इनका अलग अलग ईयर भी है। तो इसको इन्होंने अलग अलग सन में खोजा है। जो लाइमन श्रृंखला है उसको खोजा है 1915 में, और जो बामर श्रृंखला है उसको खोजा है 1885 में, और जो यहाँ पर पास्चन श्रृंखला, ब्रैकेट श्रृंखला और फुंड श्रृंखला है उनको खोजा गया है 1986, 1922 और 1925। तो ये अलग अलग सन में अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा इन स्पेक्ट्रमों का खोज किया गया है। अब ये
ये तो हो गया कब खोजा गया और किसने खोजा। हम देखते हैं उसके कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो जो लाइमान श्रृंखला है वो पाया जाता है पराबैंगनी क्षेत्र में, और जो बामार श्रृंखला है वो पाया जाता है दृश्य क्षेत्र में। ये पाया जाता है पराबैंगनी क्षेत्र और बामार श्रृंखला पाया जाता है दृश्य क्षेत्र, और बाकी सब पाए जाते हैं अवरक्त क्षेत्र। इसको बोलते हैं यूवी, अल्ट्रावायलेट रेस। ये है विजिबल रेस और ये है इंफ्रारेड रेस। ये तीनों भी इस प्रकार से ये पाए जाते हैं। खोजा कब गया है तो इसको भी देख लीजिए। लाइमान श्रृंखला कब खोजा गया, 1915। उसी प्रकार बामार श्रृंखला कब खोजा गया, 1885। ये खोजा गया 1922। पाश्चन श्रृंखला 1986 है ये, और ये जो है खोजा गया है 1922। और लास्ट में फुंड श्रृंखला खोजा गया है 1925। इनके नाम में ही इनके साइंटिस्ट के नाम है, तो इनको लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लोग अलग अलग कर लीजिएगा। अब इसका जो जैसे स्पेक्ट्रम बनता है तो कैसे बनता है वो भी देख लीजिए। इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र में ये एक लाइन है, और इन लाइन में ये ऊपर श्रृंखलाएं और नीचे में ये हम दर्शाएंगे क्षेत्र। तो हमें 5 बनाने हैं, लाइमान, बामार, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड श्रृंखला। तो एक को इस प्रकार से बना देते हैं। ये है लाइमान श्रृंखला, इसी प्रकार बामार श्रृंखला, पाश्चन श्रृंखला, ब्रैकेट श्रृंखला और ये फुंड श्रृंखला। तो यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र में पाए गए हैं। लाइमान जो है पाया गया है विजिबल रेस में, अल्ट्रावायलेट रेस है ये पाया गया है अल्ट्रावायलेट रेस में, ये पाया गया है विजिबल रीजन में, और बाकी सब पाए गए हैं इंफ्रारेड क्षेत्र में। तो इस प्रकार से इनका श्रृंखला जो है अलग अलग पाया गया, किसका, हाइड्रोजन का। तो ये सब क्या है, हाइड्रोजन के परमाणविक स्पेक्ट्रा। 5 प्रकार है, लाइमान श्रृंखला, बामार श्रृंखला, पाश्चन श्रृंखला, ब्रैकेट और फुंड श्रृंखला, जो उनके वैज्ञानिकों के नाम पर किस सन में खोजे गए हैं और किस क्षेत्र में कौन सा जो स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन का परमाणविक स्पेक्ट्रम पाया जाता है, इसके बारे में ध्यान रखिए। अब इसमें देखते हैं हम कि यहाँ पर जो अलग अलग क्षेत्र में पाए जाते हैं श्रृंखलाएं, तो इनमें विजिबल रीजन को हम बिना किसी तकनीकी सहायता के नग्न आंखों से देख सकते हैं फोटोग्राफिक प्लेट पर कि यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणविक स्पेक्ट्रम बन रहा है, बामार श्रृंखला बन रहा है। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जैसे पराबैंगनी क्षेत्र है, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड रेस, इनको हम अपने जो नेकेड आई है उनसे नहीं देख सकते। तो उनको देखने का विशेष तरीका होता है और इनके गणना का भी एक विशेष तरीका होता है। तो सन 1885 में बामार ने हाइड्रोजन का जो दृश्य क्षेत्र पर प्राप्त हुआ है श्रृंखला, उसके गणना का एक फार्मूला निकाला। क्या निकाला, तो उन्होंने निकाला 1/λ इज इक्वल टू, इसका जो मान है न्यू बार
सेंटीमीटर इनवर्स, जो इसका मान जो है होता है 1,09,678। 1,09,678 कोष्टक में 1/2 का घात 2 अपॉन 1/λ 1/n स्क्वायर। यहाँ पर n जो है पूर्णांक है, 1 2 3 4 ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 पूर्णांक संख्या, और यहाँ पर इनका मान रखेंगे तो हमें ये कौन सी श्रृंखला के लिए है, बामर श्रृंखला। बामर श्रृंखला, तो बामर श्रृंखला का प्राप्त करने का, गणना करने का उन्होंने ये तरीका निकाला। अब यहाँ पर देखते हैं ये जो है विजिबल रेस में है तब तो ठीक है। अब कुछ जो क्षेत्र होते हैं जो अल्ट्रावायलेट रेस या जो किसमें है, इंफ्रारेड रेस में है, अब उनको जो है विशेष तकनीकी के द्वारा, इस विशेष प्रकार के स्पेक्ट्रोस्कोप के द्वारा एक अलग ही समीकरण से उनका अध्ययन किया जाता है, और जिसको कहा जाता है रीडरबर्ग समीकरण। तो रीडरबर्ग समीकरण क्या है, 1/λ इज इक्वल टू, इसका जो मान होगा वो न्यू बार, या इसका जो और मान होगा न्यू बार इज इक्वल टू RH कोष्टक में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। इस प्रकार से इस समीकरण की सहायता से हम अन्य जो हाइड्रोजन के परमाणु स्पेक्ट्रम है, जो इंफ्रारेड रेस और रक्त क्षेत्र और पराबैंगनी क्षेत्र में पाए जाते हैं, उनका अध्ययन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि यहाँ N2 का मान हमेशा N1 से ज्यादा ही पाया जाता है, अर्थात अगर N1 बराबर हम 1 लेते हैं तो N2 बराबर हमेशा क्या होगा, 2 3 4 5 इस प्रकार से। अगर N1 बराबर 2 लेते हैं तो N2 बराबर क्या होगा, 3 4 5 इस प्रकार से उसका जो मान है वो हमेशा ज्यादा रखा जाता है। तो इस प्रकार से हम बामर सूत्र, और बामर सूत्र से ये क्या है, बामर श्रृंखला, और ये रीडरबर्ग सूत्र से हम इसका गणना कर लेते हैं और रक्त क्षेत्र और पराबैंगनी क्षेत्र में पाए जाने वाले विकिरणों का अध्ययन करते हैं। अब ये तो हो गई स्पेक्ट्रम के बारे में। अब स्पेक्ट्रम के बाद इसमें है रदरफोर्ड के मॉडल की सीमाएं क्या क्या है। हमने अलग अलग मॉडल देखा, थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का प्रकीर्णन मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या दिया है, परमाणु के नाभिकीय मॉडल दिया है। तो रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल में क्या क्या बातें हैं, याद होगा कि नाभिक जो है एक धनावेशित होता है, जो परमाणु के बीचों बीच एक ठोस अवस्था, ठोस रूप में पाया जाता है। ये उन्होंने कहा स्वर्ण से गुजारने वाला जो प्रयोग हमने देखा वहां पर, तो उस प्रयोग की कुछ सीमाएं हैं। क्या क्या सीमाएं हैं, तो रदरफोर्ड मॉडल की पहली जो सीमा है वो है परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या उन्होंने नहीं कर पाई। परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाई। अब उन्होंने बताया कि परमाणु का जो नाभिक होता है वो बीचों बीच इस प्रकार से है। अब नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है गति कर रहे हैं, तो नाभिक के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं इस प्रकार से, तो अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है सतत कंटिन्यूअसली ऊर्जा का क्या कर रहा है, वो उत्सर्जित कर रहा है। तो ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। त्वरण के कारण इलेक्ट्रॉन जो है अपने निश्चित कक्षा में न घूम करके लगातार ऊर्जा का ह्रास होता जाएगा इलेक्ट्रॉन का, और अंत में जाकर के यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो अंत में आकर के नाभिक में गिर जाएगा। परंतु परमाणु में ऐसा नहीं होता है, परमाणु स्थायी होता है। इसके बारे में उन्होंने व्याख्या नहीं कर पाया। दूसरा उन्होंने क्या नहीं कर पाया, तो दूसरा क्या है, परमाणु के विविध स्पेक्ट्रा के बारे में व्याख्या नहीं कर पाया। दूसरा इनका कमी है
परमाणु के विविक्त स्पेक्ट्रा के बारे में नहीं व्याख्या कर पाया। तो देखिए परमाणु में अभी हमने देखा हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन में जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं वो हमें लगता है कि कंटिन्यूअस होना चाहिए, परंतु वो जो है कंटिन्यूअस नहीं होते हैं, वो होते हैं विविक्त। कैसे होते हैं? विविक्त, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि वहां पर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्राप्त होना चाहिए इनके मॉडल के अनुसार, लेकिन प्राप्त होता है विविध स्पेक्ट्रा। तो क्यों प्राप्त होता है इसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है। तीसरा उन्होंने एक्सप्लेन जो नहीं कर पाए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में नहीं बता पाए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम जानते हैं प्रत्येक तत्व का अलग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, प्रत्येक जो परमाणु है उसका अलग संरचना होता है। तो इसके बारे में उन्होंने व्याख्या नहीं कर पाया और इन सब को दूर करने के लिए फिर एक अलग साइंटिस्ट ने अपना प्रयास किया है, जिसके बारे में हम देखेंगे कल। आज का ये टॉपिक यहाँ पे तक ही रहेगा। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, रैखिक स्पेक्ट्रम और शोषण स्पेक्ट्रम, और ये जो है कैसे प्राप्त होते हैं, कैसे इनका इंस्ट्रूमेंट है, इसके बारे में आपको याद रखना है। और स्पेशली जो हाइड्रोजन के परमाणु स्पेक्ट्रम ज्ञात किया गया है, तो अलग अलग रीजन में 5 स्पेक्ट्रम प्राप्त हुए हैं। बामर स्पेक्ट्रम, लाइमन क्षेत्र, उसी प्रकार पास्चन, फुंड, ब्रैकेट, कौन कौन से क्षेत्र में कौन सा प्राप्त हुआ है, ये याद रखना है। इससे संबंधित अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट या टेलीग्राम के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कल। थैंक यू।